अभी थोड़ा क्रो कौवा खाते थे इसलिए उनका नाम क्रो पड़ गया, मार्टिन क्रो। मल्टीपल फैक्टर थियरी क्या है? इसने स्पीयरमैन की थियरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के एक नई बात कही। स्पीयरमैन क्या बोल रहा था कि एक बेसिक है, बाकी एक्स्ट्रा है, स्पेसिफिक है, उनको मिलाने से बात बनती है। इसने क्या किया, ऐसे हजारों व्यक्तियों का अध्ययन किया जो बहुत शानदार बुद्धिमान लोग थे, अलग अलग फील्ड के थे, उन पर स्टडीज की और रिसर्च करने के बाद जो निष्कर्ष निकाला, ये बात 1980 के दशक की बात है, 1980s, आपके नोट्स में एग्जैक्ट वर्ष लिखा होगा कि 387 की बात है। और इसने निष्कर्ष निकाला कि इंटेलिजेंस एक वचन की चीज नहीं है, वी हैव मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। बहुत प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं, बहुत प्रकार की बुद्धिमत्ताएं इंटेलिजेंसेस होती हैं। इस धारणा का नाम ध्यान रखिएगा, मल्टीपल थियरी ऑफ इंटेलिजेंस है। और यही मध्य प्रदेश में पूछा गया कि मल्टीपल थियरी ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, उसमें किस किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को माना गया है, क्योंकि इसी धारणा में से इमोशनल इंटेलिजेंस बाहर निकली बाद में चलकर। और सबसे रोचक बात क्या बोला, स्पीयर में बोला था कि एक बेसिक है, बाकी विशेष है। इसने कहा कोई बेसिक नहीं है, कोई विशेष नहीं है, ये सभी एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। और हर व्यक्ति में इन सबका एक अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है, कई प्रकार हैं, इसके अंदर ये वाला ज्यादा है, उसके अंदर वो वाला ज्यादा है। हर चीज हर व्यक्ति के अंदर किसी न किसी मात्रा में है, इन कॉम्बिनेशन सबके यूनिक हैं। जो कॉन्टिन्यूम थियरी में आमतौर पर होता है ना, वही एक बेसिक बात ये भी कह रहा है। अगर ये एक दूसरे से स्वतंत्र है तो काम कैसे होता है, तो विभिन्न समस्याएं या स्थितियां जब आती हैं तो ये सब आपस में इंटरेक्ट करती है और उनके माध्यम से व्यक्ति रिस्पॉन्ड करता है, ये उसका कहना था। हमारे काम की बात है कि इसने कितने प्रकार की इंटेलिजेंस की बात की, और वो संख्या है 8। 8 प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। और बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के अंदर एक बुद्धिमत्ता ज्यादा हो उसके अंदर दूसरी बुद्धिमत्ता भी होगी ही होगी, मतलब ज्यादा होगी। बहुत सीमित रूप में है तो उसको 0 के आसपास ही मानेंगे ना। अब देखना कि 8 प्रकार की बुद्धिमत्ताएं कौन कौन सी हैं और उनमें से कौन सी बुद्धिमत्ता का लिंक बनेगा इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ। तो 8 प्रकारों में एक होती है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, आप तुरंत बोलना कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, भाषाई बुद्धिमत्ता। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी कि भाषाई बुद्धिमत्ता, ठीक। लिंग्विस्टिक के बाद एक होती है जिसको बोलते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अपने आप सोचिए क्या बोले हिंदी में इसको, तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता। तार्किक व गणितीय बुद्धिमत्ता। एक शब्द स्पेशल इंटेलिजेंस। अब देखो असल में स्पेशल स्पेशियल शब्द है और उसमें कई लोग उसके उच्चारण के वैसे गड़बड़ करते हैं। आप बताएं कि स्पेलिंग में कितनी गलतियां हैं इसमें। SPATIAL स्पेशियल, या SPECIAL होगा, SPECIAL ना, ये ठीक है गुप्ता जी, सही है पक्का? क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका बताओ? स्पेशल मतलब बहुत महत्वपूर्ण, विशिष्ट, ठीक। इसको स्पेशियल को आप कह सकते हैं, स्पेस से बना है, SPACE, स्थान, स्थानिक बुद्धिमत्ता जैसा कुछ कह सकते हैं, स्थानिक बुद्धिमत्ता, ठीक है। स्पेशियल के बाद एक होता है उसको बोलते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीतीय या संगीतात्मक, संगीतीय कह लीजिए, संगीतीय बुद्धिमत्ता। आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये वाली आपके अंदर कूट कूट के भरी है? गुड गुड। एक बच्चा यहाँ बैठा हाथ नहीं खड़ा कर रहा है, इतनी कुटा के भर के आया हुआ है। हाँ, आपके अंदर भरी है। अच्छा संगीत सुन लेते हो, इसका मतलब क्या लिया, अच्छा संगीत सुनने की क्षमता, वो तो मेरे अंदर भी है। गाने की, वाह। गाने से नहीं होता ऐसा संबंध, गिटार बजाने से भी नहीं होता है। अगर आपने गिटार बजाया और किसी से आपने कहा कि ये वाला गाना बजाना है, उसने कहा ऐसे होता है, सारे गा 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 रे सा, आपने याद किया सारे गा 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 रे सा, ये तोता बुद्धि है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस का मतलब है जो व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट हाथ में ले और खुद नई धुनें बनाए, या केवल एक गीत सुना था, उस गीत को ध्यान करके अपने आप धुन निकाल लो, उसको किसी की जरूरत नहीं है समझाने की, किसकी इसके नोटेशंस क्या हैं, वो सीखने की जरूरत नहीं है, अपने आप जो संगीत निकाल सके वैसा। गाने में तो क्या पूरा भारत गा रहा है, ऐसा क्या है। हाँ, आप थोड़ा अच्छा गाते होंगे तो उसमें कहेंगे कि आपका सुर ताल का साथ अच्छा है, आपका गला अच्छा है, पर म्यूजिकल इंटेलिजेंस का मामला थोड़ा सा अलग है। बहुत अच्छा गाता है? जो पांचवा है उसको बोलते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अब इसके लिए हिंदी में क्या कहेंगे, शरीर की गतियों संबंधी बुद्धिमत्ता, शारीरिक गतियों संबंधी, शारीरिक गतियों संबंधी बुद्धिमत्ता, ठीक। अभी समझेंगे किसमें क्या होता है, अभी तो आप केवल नोट कर लें, 5 हो गए। देखो किन लिखो पहले, KIN किन, उसके बाद एस्थेटिक, AESTHETIC, बॉडीली काइनेस्थेटिक किसको बोलते हैं, ठीक है।
AESTHETIC, KIN के बाद बोडेलिक काइनेस्थेटिक। इसके बाद एक है जिसको बोलते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्टिक, नेचर लिखिए NATUR, उसके बाद ALISTIC, इसको बोलेंगे प्राकृतिक बुद्धिमत्ता या प्रकृति संबंधी बुद्धिमत्ता। ये 8 में से 6 हो गई। इसके बाद की जो 2 हैं वो हमारे इस टॉपिक से ज्यादा उनका लिंक है। 7वीं को बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल, और 8वीं को बोलते हैं इंट्रापर्सनल। आपने इंटर और इंट्रा का अंतर समझा होगा ना, तो इंटर को अंतर, र पूरा लगा देंगे, अंतर वैयक्तिक, और इंट्रा में अंतः कर देंगे, अंतः वैयक्तिक बुद्धिमत्ता। हो गए 8 प्रकार। अब इन 8 के बारे में क्या है, मैं 2-2 वाक्य बोलता हूं, 2-4 शब्द लिख के आप संकेत कर लें, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है और किस तरह के इंटेलिजेंट व्यक्ति किस तरह के प्रोफेशन में अच्छा काम कर पाते हैं। आपको पता नहीं चला, लेकिन आपने एप्टीट्यूड का सिद्धांत इस बीच में सीख लिया है। एप्टीट्यूड कुछ नहीं है, इस बात को समझ लेना है कि कौन से व्यक्ति में कौन से प्रकार की इंटेलिजेंस ज्यादा है, बस उसी का नाम है एप्टीट्यूड। और थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस ने 2 काम बड़े अच्छे किए। पहला ये कि इमोशनल इंटेलिजेंस का स्कोप बना दिया, और दूसरा ये कि एप्टीट्यूड की धारणा के विकास की संभावना पैदा कर दी। इस एक व्यक्ति गार्डनर के 2 बहुत बड़े योगदान मनोविज्ञान की दुनिया में माने जाते हैं। चलो एक एक करके समझो क्या है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, ऐसे व्यक्ति जिनकी भाषा पर बड़ी अच्छी पकड़ है, जैसे वर्ड्सवर्थ का नाम नहीं, वर्ड्सवर्थ, शब्द देखिए, शब्दों में जो ताकत है ना, तो भाषा के जो धनी लोग हैं, और भाषा के धनी लोग किस किस क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं बताइए। साहित्यकार हो सकते हैं, है ना, तो जो कवि है, जो वक्ता है, कई लोग व और ब में अंतर नहीं कर पाते, बोलते जो वक्ता है, तो अंतर बनाए रखिएगा, कवि अलग होता है, वक्ता अलग होता है, साहित्यकार है, कोई नेता हो सकता है जिसको अच्छे भाषण देने होते हैं, यानी जो शब्दों में बारीक अंतर समझता हो और कौन से शब्द का कौन सा शेड कहाँ सटीक तरीके से प्रयोग होगा, जिसको इस बात की अच्छी समझ हो, इस बात की तमीज हो। सिंपल बात है, शब्दों में बारीक अंतर करने की क्षमता और सटीक शब्दों का यूज करने की क्षमता जिसके पास ज्यादा है, नए शब्द गढ़ने की क्षमता जिसके पास ज्यादा है, हम कहेंगे कि वो लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट व्यक्ति है। जो भाषा लिखे तो बहती हुई भाषा हो, नए शब्द गढ़े, आंसर राइटिंग शानदार करे, ऐसा उत्तर लिखे कि परीक्षक अपने घर से उतर ही जाए उसके बाद क्या उत्तर लिखा है, मैं ही उत्तर गया, इस तरह से। समझ गए? जो आपको चाहिए वो कौन सी है, मेंस में ये वाली है। लॉजिकल मैथमेटिकल चाहिए प्रीलिम्स का सीसेट पास करने के लिए। इसका मतलब 2 तरह के विषय, एक मैथ्स, एक रीजनिंग। जब भी इन विषयों को सॉल्व करना हो, इसमें जो व्यक्ति अच्छी क्षमताएं लेके पैदा हुआ है उसको बोलेंगे कि उसमें लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस ज्यादा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जिस आदमी का लॉजिक ठीक है उसका मैथ्स ठीक ना हो, ये संयोग की बात है। जिसका मैथ्स अच्छा होगा, लगभग 100% मामलों में उसकी रीजनिंग भी अच्छी होगी। जिसकी रीजनिंग अच्छी होगी उसका मैथ्स या तो अच्छा होगा या उसे अच्छा माहौल नहीं मिला इसलिए मैथ्स खराब होगा। ये नहीं हो सकता कि रीजनिंग अच्छी है और मैथ्स अच्छा हो ही नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों के मूल में एक ही तरह की इंटेलिजेंस काम करती है। और जिसका मैथ्स फास्ट है, सटीक है, जबरदस्त कैलकुलेशंस हैं, आप में से कुछ लोग होंगे ना जिनको कागज पेन की जरूरत नहीं पड़ती हुई बड़ी बड़ी गणना खड़ाक से कर लेते होंगे। कितने लोग आप ऐसे कर लेते हैं? क्या बात है, कर लेते हो? तो बिना कागज को हाथ लगाए बताओ 248 गुणा 84 कितना होता है? कल बताओगे? चलो कल बता देना, ठीक है। जो ऐसा सवाल सुनकर रोमांचित हो उठे और कहे कि बस 3 सेकंड रुकिए, उसके अंदर ये ज्यादा होती है और उसका सीसेट कभी भी दिक्कत नहीं करता है, खटाक से पास कर लेता है। समझ में आ गया? ये जिसके अंदर ज्यादा, वो किस फील्ड में अच्छा रहता है? इंजीनियर। भारत में तो आजकल इंजीनियर होना एक राष्ट्रीय रुचि का मामला हो गया है। उस राष्ट्रीय रुचि का मामला छोड़ के मैं बता रहा हूँ, मैं तो हरियाणा से हूँ, वहां मैंने कुछ इंजीनियर्स को देखा इस बीच में जो सरकारी कॉलेज से इंजीनियरिंग करके आए हैं। उनमें से एक बच्चा कंप्यूटर इंजीनियर है, उससे पहले दृष्टि में उसने जॉब के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू जरूर लेते हैं। मेरे पास स्पेशली ये बोले कि हम चाहते हैं कि आप भी इंटरव्यू लें उसका। मैं क्यों लूंगा, आप लोग ले लो। नहीं, हम चाहते हैं कि आप लें, आपको एक सैंपल मिलेगा क्लास में बताने के लिए। फिर मैंने उसको बुलाया, कंप्यूटर इंजीनियर है भाई, वो 10 में से 6 क्या ग्रेड होता है, 6 के ऊपर ग्रेड लेके आया हुआ था। और उस बच्चे को सचमुच कंप्यूटर क्या है वो भी ठीक से नहीं पता था, और कंप्यूटर इंजीनियर सरकारी कॉलेज से, ऐसी हाल। मतलब मेरी धारणा उससे पहले इंजीनियर्स को लेकर बड़ी श्रद्धामूलक हो करती थी, उसके बाद से श्राद्धमूलक हो गई है, अब श्रद्धा का भाव। इसका मतलब ये नहीं कि सारे वैसे होते हैं, मतलब अच्छे तो होते ही हैं, हर फील्ड में होते हैं, हर फील्ड में अच्छे लोग तो होते ही हैं। लेकिन पहले लगता था ना कि इंजीनियर सुनते लगता था कि ये परम पिता के नजदीक का व्यक्ति है और हम लोग तो इनके सामने दीनहीन लोग हैं। अब लगता है कि नहीं। चलो, तो जो जिसमें एक क्षमता ज्यादा होगी, इंजीनियरिंग जैसे किसी क्षेत्र में गणितज्ञ बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, उस सब क्षेत्र में अच्छा काम करेगा। नंबर 3 है स्पेशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब जिसको भौगोलिक स्थितियों का ज्ञान बड़ा अच्छा होता है, सब दिमाग खूब चलता है उसमें। और दिमाग खूब चलने का मतलब, देखो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि एक रास्ते से 20 बार लेके चले गए, 21वें बार अकेले गए, गुम हो गए। कुछ तो ऐसे महागुलू बच्चे होते हैं हर इलाके में कि जबकि उस रास्ते से उनके पेरेंट्स उनको 20 बार लेके जा चुके हैं, 21 बार कहा कि बेटा अपने आप चले जाओगे, कह रहे अपने आप, हाँ ट्राई करते हैं। एक ही बार मुड़ना है, ज्यादा नहीं मुड़ना है, एक ही मोड़ बीच में आने वाला है बस।
लेकिन वो 2-3 है, उसमें से कौन सा बस इतना ध्यान नहीं रहेगा, और कहीं ना कहीं गलत मुड़ के ही मानेगा वो बच्चा, क्योंकि उसका दिमाग चलता ही नहीं इस मामले में। और कुछ होते कोलंबस बुद्धि के लोग, वास्को डी गामा टाइप के लोग, उनको गूगल मैप्स पसंद नहीं है, वो वाहन से निकलेंगे, गूगल मैप्स नहीं करते हैं। आप उनसे कहेंगे भाई ये मुखर्जी नगर है, ये नई दिल्ली स्टेशन है, और यहाँ जाने का एक तरीका है कि कैंप से रिंग रोड पकड़ा, रिंग रोड से आप पहुंचे और ये दिल्ली गेट आ गया, दिल्ली गेट से ऐसे पहुंचे, नहीं ना, ये तो ट्रेडिशनल रास्ता है, हम इससे नहीं जाएंगे। नहीं, सिविल वो कहेंगे हमें रास्ता जानना ही नहीं है, हमारे दिमाग में ये है कि हम यहाँ हैं और हमें यहाँ जाना है, बस इसके बाद हमें कुछ मत बताओ। अब वो निकलेंगे, इनको पता है कि वहां जाना है, जहाँ रास्ता है मुड़ गया उसके अंदर, आगे देखा रास्ता बंद है, वापस आ गए, कोई बात नहीं आगे निकले, और करते करते दाएं बाएं बिना किसी से पूछे करते करते अंत में पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि वो अंदर से कोलंबस है, उनको कुछ खोजना है, और फिर कहेंगे नई दिल्ली स्टेशन खोज लिया गया है, उसकी खोज हुई इस तरह के लोग, जो ऐसे लोग जो होते हैं वो लोग बनते हैं या तो आर्किटेक्ट, जिनको स्पेस की अंडरस्टैंडिंग, इतना स्पेस है इसे कैसे यूज कर सकते हैं, कहां से जाना चाहिए, कहां से रास्ता निकल सकता है। तो जो आर्किटेक्ट्स होते हैं उनके बारे में कहते हैं कि उनको ये वाली अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, उनको भी कई बार किसी किसी बिल्डिंग में, आपको पता नहीं ऐसा सौभाग्य मिला है नहीं, सब में तो नहीं होता, लेकिन दिल्ली में एक ही बिल्डिंग मुझे से कैसे मिली, उसके अंदर जाके आपका दिमाग की खिड़कियां खुल जाएंगी कि कैसे आप एक बिल्डिंग की डिजाइनिंग में इतने मौलिक हो सकते हैं कि जितने खांचे हमारे दिमाग में कोई खांचा वाला लग नहीं रहा, हर रूम में घुसते, मतलब वो जो पैराडाइम शिफ्ट होता है दिमाग को करने वाला, उस तरह के डिजाइन हैं। और ऐसे कई लोग दुनिया में हैं जो डिजाइनिंग की ही दुनिया के लोग हैं। आजकल तो जो IID है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन है, तो काम ही ये है कि डिजाइनिंग के क्या क्या नए प्रकार हो सकते हैं, और वो सब कौन सी बुद्धि चाहिए उसके लिए, स्पेशियल। और थोड़ा सा इसमें वो जो लोग हैं जो अज्ञात रास्तों पर चलते हैं, कोई शिकारी मान लीजिए है, उन सबको ये अंडरस्टैंडिंग बहुत चाहिए। जंगल में घुसे थे शिकार करने, रास्ता गुम हो गया, और तेंदुए को पता कि रास्ता भूल गया भाई, तेंदुआ सामने आ गया, क्या तुझे रास्ता ही नहीं पता, अब तो रास्ता मैं बताऊंगा। तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा व्यक्ति जो अपनी सेंस से रास्ता निकाल ले, कहां से रास्ता कहां जाएगा उसको आइडिया रहे, वो व्यक्ति बच पाएगा। म्यूजिकल इंटेलिजेंस आपको पता ही है, संगीत में नए नए प्रयोग करने की क्षमता। जो अच्छे संगीतकार होते हैं ना, कुछ तो होते हैं सामान्य, जैसे बांसुरी है तो उसको बांस बनाए जाते हैं, बांसुरी को बांस की तरह खाते हुए रखते हैं, जैसे खा रहे हैं। कुछ होते हैं बांसुरी बजाएंगे तो अपने आप उनकी उंगलियां चलने शुरू होंगी, गाना निकल जाएगा तुरंत। ये जो क्षमता है, और सबसे अच्छी क्षमता जब कुछ नई धुन को बनाने की स्थिति में है वो, तो इससे कौन बनेगा, AR रहमान बनेगा इससे। अरे सोनू निगम नहीं बनेगा, AR रहमान बनेगा। जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं, मोजार्ट बनेगा, मोजार्ट। मोजार्ट को कहते हैं कि यूरोप की दुनिया का सबसे महान संगीतकार था, और मोजार्ट में बड़ी अच्छी फिल्में हैं, वो देख के ऐसा लगता भी है। भारत में जो तानसेन की स्थिति है वो वहां पर मोजार्ट की स्थिति है। इसके बाद बॉडीली काइनेस्थेटिक, इसका मतलब है कि जो अपने शरीर को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी के साथ इस्तेमाल करने की बुद्धिमत्ता रखते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं। कौन? बाबा रामदेव भी हैं। एक बार बाबा रामदेव के पास एक महिला गई एक बच्चे को लेके, वही महिला जो गांधी जी के पास गई थी कि चीनी बहुत खाता है। तो गांधी जी बोले बहन 10 दिन बाद आना। 10 दिन बाद फिर गई। गांधी जी ने कहा बच्चे से बेटा चीनी मत खाया करो। बच्चे ने छोड़ दी चीनी, पता नहीं कैसा बच्चा था, बच्चे ने चीनी छोड़ दी। तो अम्मा बोली कि बापू जी 10 दिन पहले आई थी, इतना दूर से, अब 10 दिन बाद आना, इतना ही बोलना था, उस दिन बोल देते। तो गांधी जी हैं, मजाक छोड़ते हैं। गांधी जी ने कहा बहन 10 दिन पहले मैं खुद चीनी खाता था, और जब तक मैं खुद ना छोड़ दूं चरित्र का बल कैसे आएगा। तो पहले मैं चरित्र का बल लाना चाह रहा था ताकि मेरी बात का वजन हो। आज मैंने कहा तो बच्चे ने छोड़ दिया। ईमानदारी से बताओ कि बच्चा ऐसा होता है दुनिया में कहीं? अगर आपको कोई ले जाए महात्मा गांधी के पास और कोई वो कहें कि बेटा ये छोड़ दो, आप छोड़ देंगे? मोबाइल छोड़ दो, व्हाट्सएप छोड़ दो। लेकिन ऐसे बच्चे थे उस जमाने में, आज के जमाने में नहीं है शायद। वही माँ 50 साल बाद रामदेव के पास गई उसी बच्चे को लेकर, वो छोटा ही था अभी भी। रामदेव ने पूछा बताओ बहन, तो कहा कि जो मेरा बेटा है दिन भर अपने हाथ को मुंह में लेकर नाखून खाता रहता है, इसको इतना समझाया कि नाखून मत खाओ, नाखून में बड़ी गंदगी होती है, मानता ही नहीं है, भद्दा किस्म का बच्चा है, नाखून खाता रहता है। तो रामदेव ने कहा 7 दिन मेरे पास छोड़ दो, ठीक हो जाएगा। तो 7 दिन छोड़ दिया, फिर बच्चा चला गया। फिर माँ आई एक दिन, तो रामदेव ने माँ से पूछा कि बहन अब बच्चा हाथ के नाखून तो नहीं खा रहा? बोली नहीं, अब पैर के खा रहा है। नहीं समझे? योग सीख लिया ना, आसन वासन सीख लिया, पैर मुंह तक, पहले पैर मुंह तक नहीं आता था, अब पैर भी मुंह में आ जाता है उसके, मस्त रहता है। अब 4 हाथ हो गए उसके नाखून खाने के लिए। 20 नाखून खाता है, पहले 10 खा पा रहा था। पूरी सफाई करता है इलाके की, स्वच्छ भारत अभियान। और क्या है, दुनिया भर की गंदगी इकट्ठी करो नाखून में, फिर उसको खा के सफाई करो। चलिए, छीछी करने से क्या होगा, जो सच है वो तो सच ही रहेगा। तो बॉडीली काइनेस्थेटिक का मतलब है जो जिम्नास्ट होते हैं, जो नर्तक हैं, मतलब नर्तक ये नहीं कि वो सांप वाला नृत्य कर रहे हैं, वो सब नहीं। नर्तक का मतलब जो कोरियोग्राफर है, जो नए नृत्य की संकल्पनाएं करता है, जो किसी गीत को सुन के उसमें कौन से स्टेप्स आने चाहिए वो इमेजिन करके वो स्टेप्स डेवलप करता है। तो कोरियोग्राफर्स जो हैं, जिम्नास्ट जो हैं, इस तरह के लोगों में जो बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए? बॉडीली काइनेस्थेटिक होनी चाहिए। एक्टर्स में भी होती है। नेचुरलिस्टिक जिसमें ज्यादा होती है वो बन जाता है मोगली। और इसका मतलब है कि जो प्राकृतिक जगत है उसको गहराई से समझने की बुद्धिमत्ता।
जो प्रकृति में ठीक से रहते हैं ना, मोगी टाइप के लोग या जो ट्राइबल बच्चे होते हैं, उनमें क्षमता बड़ी अच्छी होती है। वो चिड़िया की आवाज सुन के समझ जाते हैं चिड़िया क्या कहना चाह रही है। चिड़िया और जो अलग अलग पक्षी हैं, पशु हैं, उनकी आवाजों से उनको अनुमान हो जाता है। अगर आप किसी नेशनल पार्क में घूमने जाएं, टाइगर नहीं दिख रहा आपको, आप ड्राइवर से टाइगर कह रहे 2 मिनट रुको, चुप रहो बस थोड़ी देर, वो पशुओं की आवाजों से बता देगा कि टाइगर वहां पर है। पशु, बट टाइगर जैसे निकला, पशु एक आवाज करेंगे, वो अपने अपने साथियों को बता रहे हैं कि भाई इधर आ गया, बच के रहना। उन आवाजों को जंगल में रहने वाले लोग समझ जाते हैं, उन आवाजों से वो समझते हैं कि अब कहाँ उसको ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह की चीजें, प्रकृति के संकेत समझना, बरसात कब होने वाली है, वो सब, ये जो क्षमता जिसके पास ज्यादा उसको बोलते हैं नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये जिनमें ज्यादा होती है वो क्या बन सकते हैं, एक तो शिकारी बन सकते हैं, पर्वतारोही बन सकते हैं, उस तरह के जो भी काम होते हैं ना प्रकृति में विचरण करने वाले। किसान अच्छे बन सकते हैं, सही बात है, किसान बनना हो, पशुपालक बनना हो, मौसम विज्ञानी बनना हो, उन सब में ये बुद्धिमत्ता ज्यादा काम आती है। तो कुल मिलाकर 6 हो गई। अब इन 6 की 6 को हम हटा देते हैं, बाकी 2 पे आते हैं, क्योंकि इन 2 को लेकर हमें आगे बढ़ना है। इसके बाद बस एक बार आईक्यू समझ लेते हैं क्या होता है, और फिर हम आएंगे इमोशनल इंटेलिजेंस पर। देखिए, एक इंटेलिजेंस होती है इंटरपर्सनल, अगर यहां फिर से लेते हैं, और एक होती है इंट्रापर्सनल। इंटर और इंट्रा, अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक। इन दोनों का अंतर तो यूं ही समझ में आएगा, कोई खास बात है नहीं इसमें। तो आपको ध्यान है पहली क्लास में मैंने आपसे क्या कहा था, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को समझने और कंट्रोल करने की क्षमता। अपने भी, दूसरों की भी, भावनाओं को समझने की भी, कंट्रोल करने की भी। ये 4 चीजें होते ही इमोशनल इंटेलिजेंस पूरी हो जाती है। वही चीज यहां पर है। अंतर्वैयक्तिक का मतलब होता है 2 व्यक्तियों के बीच या 2 से ज्यादा व्यक्तियों के बीच एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों के साथ जो इंटेलिजेंस वाला बिहेवियर है उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसका मतलब दूसरे व्यक्तियों को समझने की क्षमता, दूसरे व्यक्तियों को समझने की क्षमता। कहना बड़ा आसान होता है, कई लोग हीरो बनते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक को सब समझ जाता हूं। इतना आसान होता नहीं है। एक बार एक आदमी किसी को बोल रहा था, लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है। इतने में एक कुत्ते ने उसे काट लिया। तो नहीं समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया समझ में? आ गया, चलो। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये कि ज्यादा हीरो बनना ठीक नहीं होता। जब आप सबके सामने ज्ञान झाड़ रहे हो ना, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि वही मामला बिखर जाए। तो एक चीज होती है हैसियत, एक होती है औकात। आदमी उसमें रहे तो ठीक रहता है। सबके लिए, मतलब मैं अपने आप को शामिल करके बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ। ये बड़ा जोक याद रखना, जब भी कोई ज्यादा छोड़ू किस्म का आदमी आपके आसपास होता, छोड़ू समझते हो, हाँकू मतलब जो बहुत हाँकता है, फेंकू अब तो समझ जाओ। तो नार्सिसिस्ट कहते हैं ऐसे लोगों को जो आत्ममुग्ध रहते हैं ना, कि अरे ऐसा अरे वैसा, उतनी देर में हो गया। ऐसा। तो इंटरपर्सनल का मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप, हो सकता है कि लोगों को ये आस्था पर कि आप बहुत समझदार आदमी हैं, आप सब समझ जाते हैं, सामने वाले का चेहरा पढ़ लेते हैं, उसकी हरकतें पहचान लेते हैं, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। ये ड्रामा करना बड़ी बात नहीं है। कोई मुस्कुरा रहा हो आप उसको बोल दीजिए, कोई ना कोई दर्द होता ही है उसके अंदर, उसको लगता है वाह कितनी गहरी बात पकड़ ली है। ऐसे 8-10 मार्क के हैं, किसी को बोल देंगे तो लोग आपको ज्ञानी समझ लेंगे। जैसे ट्रेन में सीट चाहिए तो सीट पर ये बोलेंगे कि ज्योतिषी बैठ जाइए कहीं पर, ज्योतिषी को सीट मिल जाती है आराम से। बस रास्ते पर हाथ देखने होते हैं बहुत सारे, उसमें कुछ बहुत बदसूरत हाथ भी देखने होते हैं, कुछ तो ठीक है लेकिन कुछ बहुत बदसूरत भी देखने पड़ सकते हैं। अब हाथ देखना है, वो उम्मीद करें कुछ अच्छा बोलेंगे, आता आपको है नहीं कुछ, तो ध्यान से देखते रहे, फिर बोलिए हाँ, आप सोचते बहुत ज्यादा हैं। किसी के लिए बोल दीजिए, फिर देखिए लोट लोट के मर जाएगा एकदम, कितनी गहरी बात कह दी है। और क्या बोल रहे हैं? बोले आप दूसरों के लिए जितना करते हैं उतना लोग आपके लिए नहीं करते। ये दूसरा वाक्य सबके लिए सही है। तीसरा वाक्य, आप जितनी मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता आपको, मिलता है पर देर से मिलता है, बाधाओं के साथ मिलता है। किसी को बोल दीजिए। चौथा वाक्य, लोग आपसे जलते बहुत हैं जबकि आप दूसरों से नहीं जलते हैं। ऐसे 15 वाक्य बना लीजिए, सारी ट्रेन में सीट मिलनी शुरू हो जाएगी आपको। और ये सब बोलते हुए भी ध्यान रखना, आता वाता कुछ है नहीं, ये तो जुगाड़ वाला काम है। तो दूसरे व्यक्तियों के बिहेवियर को लेकर ये दावा करना कि मैं समझ ही जाऊंगा, ये बहुत ऐसी गारंटी वाली बात नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये बात है कि कुछ व्यक्तियों में दूसरों को समझने की क्षमता ज्यादा होती है। ऐसा जब तक कोई बच्चा छोटा है या कोई बच्चा देह से बड़ा हो गया, वैसे छोटा ही रह गया। ऐसे लोग होते हैं, उम्र कितनी है, 22 साल है, हैं बच्चे ही। और बच्चे की खास पहचान ये है कि उसके मन में जो होता है उसके चेहरे पे, बॉडी में रिफ्लेक्ट होता रहता है। अगर बच्चा दुखी है तो बच्चा खुश दिखेगा नहीं आपको, वो दुखी ही दिखेगा। तो छोटे बच्चों के एक्सप्रेशन से, बिहेवियर से आप अनुमान कर लेते हैं कि मन में क्या चल रहा है। आदमी जैसे से बड़ा होता है ना, वो अपनी अनुभूति और अपने एक्सप्रेशन में अंतराल करना सीख जाता है। इसको कुछ लोग बोलते हैं मैच्योर हो गया है, कुछ बोलते हैं घाघ हो गया है। दोनों का मतलब लगभग एक ही होता है। मैच्योरिटी का देसी मतलब है घाघ हो जाना।
और मैच्योरिटी कायदे से आए तो बोलते हैं उदात्त हो जाना। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो मैच्योरिटी आपको उदात्त बना देगी, नीयत खोटी है तो मैच्योरिटी आपको घाघ बना देगी। इतना ही मामला है। तो मैच्योर होने का बेसिक मतलब है कि आपका अपनी भावनाओं पर इतना कंट्रोल है कि आप अपने एक्सप्रेशन को अपनी भावनाओं से पूरी तरह प्रभावित होने से रोक सकते हैं। मैच्योर होने के बहुत मतलब होते हैं, उसमें से एक मतलब यह है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और इमोशंस को ठीक वैसा ही व्यक्त नहीं कर रहे जैसे इमोशंस आ रहे हैं, रोक लेते हैं। अब सोच के देखिए, आप किसी से बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति इस मामले में एक्सपर्ट है कि अपने मन में आने वाली भावनाओं को अपने चेहरे पर ना आने दे। अब उसके चेहरे पे ऐसा कोई क्यू आ ही नहीं रहा, CUE शब्द होता है, क्यू, CUE का मतलब है संकेत, ऐसे क्यूज नहीं आ रहे। मनोविज्ञान में शब्द खूब प्रयोग करते हैं। उसके चेहरे पे, उसके हाथ पैर में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में ऐसे क्यूज हैं ही नहीं जिनसे आप अनुमान करते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। और इस वजह से आप वो अनुमान करके आए जो अनुमान वो आपको करवाना चाह रहा था। तो इसका मतलब है कि हम कच्चे हैं इस मामले में। जो ज्यादा सूक्ष्म होगा वो बहुत सटल जो क्यूज होते हैं, बहुत धीमे धीमे दिखने वाले, बहुत हल्के हल्के संकेत हैं, उनको पकड़ लेता है। वो दो संकेतों के अंतर विरोध को पकड़ लेता है कि यार जो मुस्कुरा रहा है लेकिन इसकी आंखों में हल्का हल्का गीलापन झलक रहा है, बहुत हल्का सा। उस कॉन्ट्रडिक्शन से समझता है कि नहीं, इसमें ज्यादा गहरी चीज आंसू है, मुस्कुराहट तो ऊपर की चीज है, उथली चीज है। तो जो व्यक्ति, भाव समझ रहे हैं, जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के किस चीज को, दूसरे व्यक्तियों को समझने का मतलब है उनका मन समझना, मूड यानी मन स्थिति को समझना, उनके इरादों को समझना, जो उनकी मंशा है किसी मामले में उसको भांपना। भारतीय समाज में कहते हैं कि लड़कियों की परवरिश जिस तरह से होती है वो बहुत कम उम्र से ही, बहुत कम तो नहीं लेकिन ठीक ठाक उम्र में आके वो दूसरे पुरुषों की मंशा को भांपने में इतनी एक्सपर्ट हो जाती है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है। और मंशा को भांपने के लिए सबसे बेसिक ट्रेनिंग होती है आई मूवमेंट को कैच करना, आई कॉन्टैक्ट है या नहीं है, कितना है, जो व्यक्ति बात कर रहा है उसकी आंखें ठीक से संवाद कर पा रही है कि नहीं कर पा रही हैं, वाइब्रेशंस तो नहीं है उसके आई बॉल्स में, और वो उससे आइडिया हो जाता है कि इस व्यक्ति की मंशाएं किस तरह की है। और ये ट्रेनिंग बहुत नेचुरल प्रोसेस में समाज में डेवलप होती है, क्योंकि जो असुरक्षित है वो ऐसी ट्रेनिंग में आ जाएगा। तो सीधी सी बात है ना कि जंगल में क्या होता था जब मनुष्य मनुष्य बन रहा था, सबसे कमजोर स्पीशीज थी एप्स वाली, असुरक्षा थी। उस असुरक्षा से बचने के लिए झुंड में रहने लगे, झुंड में रह के डरते थे। तो कोई जानवर आ तो जरा उचक उचक के देखने लगे, दूर से कोई आ तो नहीं रहा, उसी में खड़े हो गए। तो उस भय ने समाज बना दिया, उसी भय ने दोपहर पे खड़ा कर दिया, और दोपहर पे खड़े हो गए, फिर उन सबको मारा जिनसे डर रहे थे पहले, गड्ढे खोद खोद के उनको फंसा लिया। उसके बाद दिमाग आ गया ना, तो पहले दिमाग था नहीं। तो दूसरों के इरादों को, मंशाओं को समझ लेना, भांप लेना, ये सब जिसके अंदर क्षमता ज्यादा है इसको बोलते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ भांपना नहीं है, भांपने के साथ साथ इन सबको कंट्रोल करना भी है। भांपना प्लस कंट्रोल करना। जैसे ही आपको समझ में आ गया कि घर में माहौल ठीक नहीं है, आप देखेंगे जो माताएं होती हैं जैसे ही भांपती हैं कि बाप बेटे में झगड़ा होने वाला है, वो डिफेंस वाले मूड में आ जाती हैं कि किसी तरह से इन दोनों योद्धाओं को अलग करें ताकि ये घर घर बना रहे, और अपनी कसम दे के ये करके वो करके किसी से मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि उनको इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के मामले में मात देना बड़ा मुश्किल काम है। लॉजिकल मैथमेटिकल में लोग कहते हैं कि पुरुष आमतौर पर अच्छा साबित होता है। अब ये भी एक जेंडर स्टेटमेंट है, गलत हो सकती है। इंटरपर्सनल मामले में महिलाएं पुरुषों को इतना पटक देती हैं आमतौर पर कि उनके सामने टिक नहीं पाता है। इसलिए अब आप लोग जिस उम्र में लड़के लोग, आप में और आपके पिता में किस दिन गृह युद्ध हो जाए भरोसा नहीं। इसलिए आप लोग अपने फादर को अवॉइड ही करते होंगे, ज्यादा बहुत दिल से बात नहीं करते होंगे। मिले, प्रणाम पापा, ठीक है पापा, हाँ पापा, चलो पापा, निकल लिया। उसके बाद इसके आगे पांचवा वाक्य नहीं बोल पाते होंगे, और पांचवें वाक्य में संभावना कि युद्ध हो जाएगा, इससे पांचवा वाक्य आएगा ही नहीं। और माँ का एंटीना हमेशा तैयार रहता है कि बात सुनते रहती, झगड़ा तो नहीं हो रहा। और जहां बाप ने बेटे से कहा, बेटा 25 साल के हो गए, अब मैं थक गया हूँ, कुछ कर लो, मैं तो 17 का था, नौकरी करने लगा था। अब बेटा कहना चाह रहे कि तो 17 में अपनी नौकरी तो क्या उखाड़ लिया आपने, ऐसा क्या कर क्या लिया अपनी जिंदगी में, मैं भी ऐसा बंधु बन जाऊं क्या, वो ये कहना चाह रहा है। कितने दिनों से रोक रहा है, एक दिन उसके मन में आ गया, बोला तो क्या 17 से किया तो क्या कर लिया आपने, ऐसा क्या करते हो, चौकीदारी तो हो यार, ऐसा क्या कर दिया आपने, मैं पढ़ाई करता हूँ, आप जैसा नहीं हूँ, आपसे बहुत आगे हूँ, नौकरी करो नौकरी करो, टाइम तो लगेगा ना भाई नौकरी करने में, IAS की तैयारी करूँगा, समझते हो। बेटा कह रहा है, बाप कह रहा, देखो बेटा चौकीदार हूँ लेकिन ईमानदार आदमी हूँ, और ऐसी बदतमीजी सहन नहीं करूंगा आज से इस घर में, या तो, और जैसे ही हुआ या तो उधर से टपक पड़ती अम्मा बीच में, जी आप लोगों भाग यहाँ से, भाग यहाँ से। क्या करे बेचारी, क्या करे बेचारी, यही होता है ना माहौल, ऐसे माहौल बनता है ना। ऐसे बना के आए घर में, ये ऐसा बना के आए घर में, देखो। इसलिए बाप को लगा कि दिल्ली रहे तो ठीक है। अच्छा, लड़के लोग बाहर ज्यादा पढ़ रहे हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि पिताओं को लगता है कि बाहर ही रहे तो ठीक है, ज्यादा घर में रहेगा तबाही मचाता रहेगा, तो ये बाहर ही रहे अच्छा लगता है। अच्छा, क्या क्या ये तो हंसी मजाक की बात है। तो यदि आपने, तो देखो दूसरे व्यक्तियों के मन स्थितियों को भांपना और कंट्रोल करना, यह है अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता। अंतर्वैयक्तिक का मतलब है अपने ही मन को, अपना मन। देखिए कुछ लोग तो मन की बात भी रेडियो पे करते हैं, लेकिन जो लोग मन की बात मन में ही कर लेते हैं उनमें कहा जाता है कि अंतर्वैयक्तिक क्षमताएं बेहतर हैं। अपने आप से बात करने के लिए रेडियो क्यों चाहिए भाई, अपने आप से बात, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है, वो अच्छा प्रोग्राम होता है, मैं तो हंसाने के लिए आपको ऐसा बोल रहा हूँ।
अपने मन की बात अपने आप से कर पाना, अपनी मन स्थितियों को ठीक से समझ पाना, उसके लिए यश चोपड़ा से ना पूछना कि क्या यही प्यार है ना? तो अपने मन को ठीक से समझ पाना, इतना ही नहीं, अपने मन को कंट्रोल कर पाना। असली चीज ये है, ये ताकत जिसके अंदर आ गई ना, बस उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु अपना मन हो जाता है, जिससे मैं वो कंट्रोल में ना हो। तो अपने नहीं, मैं की बात नहीं कर रहा, मैं ये मैं के सेंस नहीं है। ऐसा 1000 बार आपके साथ होगा कि आपका दिमाग जानता है कि यदि इस सिचुएशन में आपने रिएक्ट किया तो नुकसान आपको ही होगा, और उसके बाद भी आप रिएक्ट कर ही देते हैं। ये समझते हुए कि रिएक्शन आपके लिए घातक है, आप रिएक्शन दे देते हैं, और इसका मतलब आपका मन आपके विवेक के कंट्रोल में नहीं है। मन ऐसा एक्टिव होता है कि विवेक छिन्न भिन्न हो जाता है उस समय, और आपने गुस्से में कह दिया, बाद में पछताए, संबंध टूट गया, संभावना खत्म हो गई, कोई संभावना, कोई नौकरी की संभावना थी, बॉस ने 2-4 उल्टी बातें बोल दी, तो झेल लेना था उस दिन जब संकट है तो, लेकिन नहीं झेल पाए, वहीं सुना दी 4 गालियां उसको, और बाद में दुखी होना। अपनी भावनाओं की तीव्रता पर अंकुश लगा पाना। सीधी सी बात है भाई, कोई आपको गुस्सा दिला रहा है और आप गुस्से में आ गए, तो वो कंट्रोलर है, आप कंट्रोल्ड हैं। 100% ऐसा होता नहीं है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। किसी न किसी मात्रा में तो हम सब गलती कर ही बैठते हैं, हम सब गलती करते हैं, लेकिन मजा कब है, कोई गुस्सा दिलाए आपको और आप कहें गुस्सा दिला रहे हो, आएगा ही नहीं, क्योंकि मुझे गुस्सा तब आता है जब मैं चाहता हूँ, तुम्हारे चाहने से नहीं आएगा। ठीक है, जाओ। अगर इतनी ताकत है कि मेरे इमोशंस मेरे हिसाब से तय होंगे, तुम्हारे चाहने से नहीं होंगे। मन में आएगा, वो तो स्वाभाविक है, कोई आपके सामने उठ हरकतें कर रहा है, गुस्सा ही आएगा, पर वो गुस्सा व्यक्त होगा या नहीं, ये मैं तय करूंगा, ये तुम तय नहीं करोगे। तो किसी को अपने इमोशंस में अंतर करना ठीक से आता हो एक तो, और दूसरा अपने इमोशंस को पचाना या कंट्रोल करना, अभिव्यक्ति करनी है या नहीं करनी है। इमोशन नहीं है तब भी इमोशन दिखा देना, ये भी आता हो, इमोशन है तब भी नहीं दिखाना है, ये भी आता हो। तो ऐसा 1000 बार होगा जीवन में कि इमोशन नहीं आ रहा मन में, लेकिन अपेक्षा है कि आना चाहिए। ऐसा होता है, सास ससुर की मृत्यु पर इमोशंस कम आते हैं, और लोग, अगर जैसे बहू कोई है, उसे सास मर गई, अंदर से उसे लड्डू फूट रहा है बहुत जोर से, इतनी खुश है क्योंकि वो सच में परेशान थी, इस सेंस से परेशान थी कि उसकी आजादी खत्म हो जाती थी, प्यार भी करती थी, आजादी भी खत्म होती थी, अब उसकी मौत हो गई है। उसको अंदर से ईमानदारी की बात है कि सुख दुख के अनुपात में सुख थोड़ा ज्यादा हो रहा है, दुख भी है, ऐसा नहीं है दुख नहीं है, अनुपात में सुख थोड़ा ज्यादा है। माहौल ऐसा है कि उस माहौल में वो करे तो क्या करे, उस रोने की अपेक्षा है, समाज उम्मीद कर रहा है कि रोए, जो वहां पर हाड़ मतलब गला फाड़ फाड़ के रो देगा ठीक से, आंसू सहित। आप समझ जाइए कि, समझ गए, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। पुरुषों में भी ऐसा क्या है, पुरुषों से बहुत अपेक्षा नहीं होती ना, कोई मर आ जाए तो पुरुष लोग वहां पर जूते ठीक करते रहते हैं, उनको रोने वाला काम है नहीं उनका, अंदर जाके रोए, अच्छे भी नहीं लगते रोते हुए, तो उनको बाहरी खड़ा करते हैं कि आप जूते देखो,